विशाल, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या मेरी वजह से एक बार फिर तुम्हारी नींद डिस्टर्ब हो गई? दिव्या ने एक खिसियानी हंसी हंसते हुए विशाल से सवाल किया। मैंने तुमसे कुछ पूछा है दिव्या, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कुछ भी तो नहीं। वो तो मैं बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा उठकर देख लेती हूँ कि इस कमरे में क्या है। दिव्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इस कमरे में तो मैं खुद कभी नहीं आया, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो दिव्या? वहीं उसी वक्त पीछे से विशाल के कान में बंसी की आवाज आई। मुझे तो पहले से ही पता था कि इस लड़की के अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। ये दिखती कुछ और है और अंदर से कुछ और ही है। दूसरी तरफ से मुरली ने विशाल के कान में धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, इसे बोल, अपनी मुट्ठी खोल कर दिखाए। मगर दिव्या उन लोगों की बातें सुन नहीं पा रही है। विशाल ने तुरंत दिव्या के हाथ की तरफ देखा जो उसने अपने पीछे छुपाया हुआ है और कहा, दिव्या तुम्हारे हाथ में क्या है? विशाल का सवाल सुनकर दिव्या के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। घबराहट के मारे उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई, मगर फिर भी उसने अपने आप को संभाल कर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है विशाल। चलो अब हम चलकर अपने डेस्क पर बैठ जाते हैं। ये कहकर दिव्या उस कमरे से बाहर जाने लगी, मगर विशाल ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए पूछा, अपना हाथ दिखाओ। इतना कहकर विशाल अपना हाथ आगे बढ़ाकर दिव्या के हाथ से वो लॉकेट ले लेता है। विशाल इस लॉकेट को खोल कर देखता है, जिसके अंदर उसे राजवीर और एक लड़की की तस्वीर नजर आती है। उस तस्वीर को देखने के बाद भी विशाल को कुछ भी समझ नहीं आता। वो हैरानी से दिव्या की तरफ देखते हुए पूछता है, तुमने ये किसी और का सामान क्यों ले लिया है? क्या तुम चोरी कर रही थी यहाँ? ये सुनकर दिव्या की आंखें नम हो जाती हैं और वो बिना जवाब दिए उस कमरे से बाहर निकल जाती है। ये देखकर विशाल उसके पीछे पीछे जाता है और दिव्या को रोकते हुए पूछता है, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया दिव्या, मैंने कुछ पूछा है तुमसे। ये सुनकर दिव्या रुकी और विशाल की तरफ देखकर उसने जवाब दिया, जब तुमने खुद से ही सवाल पूछकर उसका जवाब तय कर लिया तो मैं तुम्हें और क्या जवाब दूं विशाल? विशाल ने दिव्या से आगे कहा, मैंने कोई जवाब तैयार नहीं किया है, जो मैंने अपने आंखों से देखा वही कहा है। तुम उस कमरे में इस गोल्ड लॉकेट के साथ कर क्या रही थी? तुमने इसको इसकी जगह से उठाया क्यों? लेकिन दिव्या इस बात का कोई जवाब विशाल को नहीं देती। विशाल गुस्से में दिव्या से कहता है, तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है, इसका मतलब तुम यहाँ होटल राजमहल चोरी करने के मकसद से ही आई थी। ना जाने इससे पहले भी तुमने कई जगह पर कितनी चोरियां की होंगी। ये सुनकर दिव्या की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो मुझे गलत समझ रहे हो विशाल? लेकिन दिव्या के आंसुओं से विशाल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। वो आगे बोलता जा रहा है, अब मैं तुम्हें सही समझ रहा हूँ दिव्या, तुम एक चोर हो, एक चोर, और मैं एक चोर के साथ हरगिज नहीं रह सकता। इसीलिए आज के बाद तुम मेरे साथ मल्लिका के घर पर बिल्कुल नहीं रहोगी। दिव्या ने एक बार फिर कोशिश करते हुए कहा, लेकिन विशाल एक बार तुम मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। विशाल ने तभी कहा, मुझे अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। अभी विशाल अपनी पूरी बात खत्म भी नहीं कर पाया होता कि तभी विशाल और दिव्या को एक तरफ से छन छन की आवाज सुनाई देती है। चारों तरफ तेज हवाएं चलने लगती हैं। अचानक से होटल राजमहल का सारा माहौल बदल जाता है। जैसे ही विशाल उस ओर देखता है तो उसे वही चली हुई लड़की की आत्मा दिखाई देती है, जो कुछ देर पहले तक दिव्या को भी दिखाई दे रही थी। विशाल और दिव्या दोनों उसको देखकर हैरान रह जाते हैं। वो लड़की अब देखने में काफी गुस्से में दिखाई दे रही होती है। उसकी सफेद आंखों में अब खून उतरा नजर आने लगता है। उसके नाखून बड़े बड़े हो जाते हैं
और वो अपने एक हाथ के इशारे से विशाल को ऊपर उठा देती है और दूर फेंक देती है। अगले ही पल हवा में उड़ता हुआ विशाल सामने दीवार से टकराकर नीचे जमीन पर गिरता है। विशाल दर्द से कराहने लगता है, लेकिन पलक झपकते वो आत्मा विशाल के एकदम करीब पहुंच जाती है और फिर से विशाल को गेंद की तरह उठाकर फेंकती है और विशाल ऊपर झूमर से टकराकर फिर से जमीन पर गिरता है। विशाल के साथ साथ झूमर के भी गिरकर परखच्चे उड़ जाते हैं। विशाल के शरीर के कई जगह से खून बहने लगता है। उसको काफी चोट लग जाती है। विशाल दर्द में बुरी तरह से तड़पने लगता है। तभी वो आत्मा विशाल को गर्दन से उठाकर हवा में लटका देती है। विशाल अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को बचाने की नाकाम कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ये आत्मा उसे बचने का कोई मौका नहीं देती है। तभी वो आत्मा अपने तीखे नाखून विशाल के सीने में घुसाने ही वाली होती है कि दिव्या जोर से चिल्लाती है, नहीं दीदी, नहीं, छोड़ दो विशाल को प्लीज। ये सुनते ही विशाल हक्का बक्का रह जाता है और वो आत्मा दिव्या की तरफ घूर कर देखने लगती है। दिव्या हाथ जोड़कर उस आत्मा से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि तभी वो आत्मा विशाल को देखकर उसे नीचे जमीन पर फेंक देती है और अगले ही पल वो धुएं की तरह वहां से गायब हो जाती है। दिव्या सहारा देकर विशाल को उठाने लगती है। विशाल सिर्फ दिव्या की तरफ देखता जा रहा है और दिव्या की आंखों से झर झर आंसू बहते जा रहे हैं। विशाल ने दिव्या का हाथ पकड़ते हुए कहा, दीदी, तुम्हारी बहन? दिव्या रोते रोते विशाल से कहती है, विशाल, हाँ, वो लड़की मेरी बहन है। ये सुनते ही विशाल ने कहा, वो लॉकेट, उसमें भी वो लड़की तुम्हारी बहन ही है ना? दिव्या सिर्फ हामी में अपना सर हिलाती है। ये सुनते ही विशाल को अपने किए पर अफसोस होने लगता है और वो कहता है, आई एम सॉरी दिव्या। दिव्या ने विशाल की बात को समझते हुए कहा, कोई बात नहीं विशाल, तुम्हें कैसे पता हो सकता था? कुछ देर के लिए दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कह पाते और पूरे होटल राजमहल में एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता है। फिर विशाल हिम्मत करके दिव्या से पूछता है, दिव्या, क्या तुम्हारी बहन और राजवीर एक साथ थे? इस वक्त विशाल काफी ज्यादा हैरान है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा है कि दिव्या की एक बहन भी है जो राजवीर के इतने करीब थी। दिव्या ने विशाल के सवालों का जवाब देते हुए कहा, हाँ विशाल, ये लड़की और कोई नहीं बल्कि मेरी बहन की आत्मा थी। मल्लिका के साथ रिलेशनशिप में आने से पहले राजवीर मेरी बहन के साथ था। मेरी बहन उससे दीवानों की तरह प्यार करती थी। वो राजवीर के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, लेकिन राजवीर ने मल्लिका के लिए उसे छोड़ दिया। लेकिन मेरी बहन खुद को संभाल नहीं पाई और पूरी तरह से टूट गई और एक जिंदा लाश बनकर रह गई। ऐसा लगता था मानो उसने हंसना, मुस्कुराना, जीना सब कुछ छोड़ दिया हो। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उसने राजवीर से प्यार करना नहीं छोड़ा। जिस मनहूस रात को होटल राजमहल के अंदर आग लगी थी, उस रात को वो हम लोगों से झूठ बोलकर यहाँ पर आ गई थी। हमें उसके चले जाने के बाद उसके दोस्तों से पता चला कि वो यहाँ पर आई थी। जब तक हम यहाँ आए तब तक ये होटल जलकर राख हो चुका था। हमें उसकी अस्थियां तक नहीं मिली। इतना कहते कहते दिव्या की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे होते। दिव्या आगे कहती जा रही है, वो यहाँ आई ही क्यों थी? वो यहाँ क्यों रुकी थी? और उसके साथ यहाँ हुआ क्या था? हमें कुछ भी नहीं पता चल पाया। मेरी बहन ऐसे ही हमें छोड़कर चली गई और हम लोग कुछ नहीं कर पाए। उसी दिन से मैं हर कुछ दिनों में इस जगह आती थी और घंटों तक इस जले हुए खंडर को देखकर सोचती रहती थी कि यही वो जगह है जहां पर मेरी बहन ने अपनी आखिरी सांसें ली। जाने उसके साथ उस रात क्या हुआ होगा। शायद उसने मदद के लिए मुझे बुलाया होगा, लेकिन मैं अपनी बहन के लिए
कुछ भी नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं। इतना कहते कहते दिव्या फूट फूट कर रोने लगी। विशाल को दिव्या की बातें सुनकर बहुत बुरा लग रहा था। उससे दिव्या को इस हालत में भी देखा नहीं जा रहा था। विशाल ने दिव्या को गले से लगा लिया और दिव्या भी विशाल के गले लगकर रोती चली गई, जैसे ना जाने वो कितने समय से अपने दर्द को सीने में दबाए बैठी हुई थी। कुछ देर बाद जब दिव्या थोड़ा संभली तब विशाल ने पूछा, लेकिन दिव्या, फिर तुम इस होटल राजमहल में उस रात कैसे पहुंची? दिव्या ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, कुछ दिनों तक मैं शहर में नहीं थी और जिस रात मैं वापस जयपुर पहुंची तो मैं सीधे पहली बार रात को इस जगह पर आई तो मैंने देखा कि यहाँ पर होटल राजमहल अपने आलीशान रूप में खड़ा है। मैं ये सब देखकर हैरान रह गई थी। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। इतनी जल्दी कब्रिस्तान से यहाँ होटल कैसे बन गया? यही सच जानने के लिए मैं गेस्ट बनकर यहाँ आ गई। तब मुझे तुमसे पता चला कि ये एक भूतिया होटल है जहाँ पर काफी सारी आत्माएं फंसी हुई हैं और ये रात को सिर्फ चंद घंटों के लिए ही खड़ा होता है। उस दिन मैंने ये फैसला कर लिया कि मैं यहीं रहूंगी। क्या पता मुझे एक दिन यहाँ पर मेरी बहन मिल जाए। इतना कहते कहते दिव्या ने अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पर रख लिया और फूट फूट कर रोने लगी। उसकी इन बातों को सुनकर विशाल का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कहे और क्या नहीं, मगर दिव्या को इस तरह से रोता हुआ देखकर उसने प्यार से उसे समझाते हुए कहा, दिव्या, तुम प्लीज रोना बंद कर दो। मैं जानता हूं कि ये सब तुम्हारे लिए आसान नहीं है, लेकिन तुम्हें अपने आप को संभालना ही होगा। विशाल, मैं बस ये पता लगाना चाहती हूँ कि आखिर मेरी बहन के साथ उस रात हुआ क्या था। वो क्यों हम सब लोगों से झूठ बोलकर यहाँ पर आई और आखिर में ऐसा क्या हुआ कि उसकी मौत इसी मनहूस होटल में जलकर हो गई। हमें तो एक आखिरी बार उसे देखने का मौका तक भी नहीं मिला। हम दोनों ने अपनी पूरी जिंदगी एक साथ बिताई है। बचपन से ही वो मेरी बहन नहीं बल्कि माँ बनकर मेरा ख्याल रखती आई थी। जब भी कोई मुझे डांटता था तो वो तुरंत मेरी साइड लेने के लिए मेरे पास पहुंच जाती थी। मैं उसके बिना बहुत अधूरी हो गई हूँ विशाल, बहुत अधूरी। और ये कहते कहते दिव्या सीधा विशाल के गले लग गई। विशाल ने भी दिव्या को समझाते हुए कहा, हम दोनों मिलकर तुम्हारी बहन के बारे में सब कुछ पता लगा लेंगे। तुम इस बारे में सोचकर बिल्कुल भी परेशान मत हो। उसकी ये बात सुनकर दिव्या को भी थोड़ी राहत मिली और उसने चैन की सांस ली। उसके हाथों ने अपने आप विशाल को कसकर पकड़ लिया। उसका सर विशाल के सीने से लगा हुआ है और उसकी सांसें तेज चल रही हैं। धीरे धीरे विशाल के हाथ भी दिव्या के कंधों से होते हुए उसकी कमर तक जा पहुंचे। उसने धीरे से उसके कमर को दबाया और दिव्या के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उन दोनों को ऐसा लग रहा है जैसे उनकी सांसें इस वक्त एक रफ्तार से चल रही हो। विशाल को दिव्या के करीब रहना अच्छा लग रहा है और दिव्या भी इस अपनेपन में विशाल का पूरा साथ देने लगी। अगले ही पल विशाल ने अचानक से अपने हाथों को दिव्या की कमर से हटाते हुए उसके गालों पर रख दिया और उसे खुद से थोड़ा दूर करते हुए उसकी आंखों में देखा। ऐसा लग रहा है मानो वो दोनों एक दूसरे में खो गए हों, मानो वो दोनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे से हजारों बातें कह गए हों। विशाल और दिव्या दोनों की ही आंखों में एक तड़प है एक दूसरे के लिए। विशाल की निगाहें दिव्या की आंखों से होते हुए उसकी रूह तक पहुंच रही है। वो दिव्या की आंखों में देखते हुए उसके नजदीक आया, जैसे वो आंखों ही आंखों में उसके नजदीक आने की इजाजत मांग रहा हो। और आखिर में दिव्या ने उसकी ऐसी नजरों से शर्माकर अपनी आंखें बंद कर ली। वो इस वक्त काफी नर्वस महसूस कर रही है और उसका पूरा शरीर कांप रहा है। विशाल दिव्या के और भी नजदीक आ गया। अब वो दोनों
एक दूसरे की सांसों को भी महसूस कर पा रहे हैं। विशाल उसकी भीनी भीनी खुशबू से मदहोश हो गया है। वो अब अपने आप को और नहीं रोक पाया और उसने अपने होंठ दिव्या के होंठों पर रख दिए और उसे कस कर पकड़ लिया। विशाल का ये जुनून देखकर दिव्या के हाथ भी खुद ब खुद उसके कंधों तक पहुंच गए और वो विशाल के बालों को सहलाने लगी। वो दोनों काफी देर तक एक दूसरे के होठों को चूमते रहे। उन दोनों की ही सांसों की आवाज काफी तेज हो गई, जैसे उनका खुद पर कोई काबू ही ना हो। उनके जिस्मों से निकलती हुई गर्मी की वजह से वो दोनों पसीने से लथपथ हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ विशाल को दिव्या के इतने नजदीक देखकर मल्लिका गुस्से से आग बबूला हो उठी। वो किसी भी कीमत पर विशाल को अपने हाथों से जाने नहीं दे सकती है और दिव्या के करीब तो बिल्कुल भी नहीं। गुस्से से उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो गई। ऐसा लग रहा है मानो उसके अंदर से आग निकल रही हो। पूरे होटल राजमहल में तेज हवाएं चलने लगी और खिड़कियों और दरवाजों के खुलने और बंद होने की धार धार आवाज पूरे होटल में गूंजने लगी। लेकिन दिव्या और विशाल के ऊपर इन सब चीजों का कोई असर नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो अपने आसपास के माहौल से अनजान एक दूसरे में पूरी तरह से डूब गए हो। जब मल्लिका ने देखा कि उसकी कोई भी तरकीब विशाल और दिव्या को एक दूसरे से अलग नहीं कर पा रही है, तो वो एक हवा के झोंके के साथ अपने कमरे से निकलकर होटल राजमहल के हॉल में पहुंच गई। वो सीढ़ियों पर खड़े होकर गुस्से से उन दोनों को घूरने लगी। गुस्से में उसके लंबे लंबे नाखून सीढ़ियों की रेलिंग के अंदर घुस गए और उसके घने लंबे बाल हवा में उड़ने लगे। इस वक्त वो इतनी ज्यादा भयंकर और डरावनी लग रही है कि उसे देखकर किसी भी मामूली इंसान की रूह तक कांप जाए। जब उसका गुस्सा अपनी सारी सीमाएं पार कर गया तो उसने एक नजर होटल राजमहल के हॉल में लगे हुए बड़े से झूमर पर डाली, जिसके ठीक नीचे खड़े विशाल और दिव्या एक दूसरे को किस कर रहे हैं। और तभी एक खटाक की आवाज के साथ उस झूमर की चेन ढीली हो गई और वो हवा के साथ साथ तेजी से झूलने लगा। कुछ ही देर में वो चेन टूट गई और वो झूमर सीधा नीचे खड़े दिव्या और विशाल के ऊपर गिरने लगा। मगर उसी वक्त दिव्या को चेन टूटने की आवाज आई और उसने जब अपना चेहरा ऊपर उठाया तो देखा कि हॉल में लगा हुआ बड़ा सा झूमर उनके ही ऊपर गिरने वाला है। उसने तुरंत विशाल को धक्का देकर खुद को अलग करते हुए चिल्लाकर कहा, विशाल! विशाल ने भी तुरंत दिव्या को कसकर पकड़ा और वो दोनों एक कोने में जा गिरे। तभी अचानक से झूमर के गिरने की और काफी सारा कांच टूटने की आवाज उनके कानों में आई। उन दोनों ने घबराकर एक दूसरे को पकड़ लिया और तुरंत अपना चेहरा घुमाकर उस झूमर की तरफ देखा जो आज बहुत ही आसानी से उन दोनों की जान ले सकता था। वो दोनों इस हादसे से काफी ज्यादा सहम गए और डर कर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दिव्या, दिव्या तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? विशाल ने दिव्या के चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और उसे ऊपर से नीचे तक अच्छे से देखते हुए पूछा। दिव्या ने अपना एक हाथ विशाल के हाथ पर रखा जो अभी भी उसके चेहरे पर ही है और जवाब दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूं विशाल, तुम्हें तो कहीं चोट नहीं आई ना? मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें किसी भी मुसीबत में नहीं देख सकता। मैं नहीं चाहता कि तुम पर एक खरोच भी है। विशाल ने दिव्या की आंखों में आंखें डालकर कहा। एक दूसरे की इतनी परवाह देखकर मल्लिका और भी ज्यादा नाराज हो गई और गुस्से से चिल्लाते हुए विशाल का नाम लिया, विशाल! तभी विशाल और दिव्या ने अपना चेहरा उठाकर देखा तो सीढ़ियों पर मल्लिका खड़ी उन्हें ही घूर रही है। उसे देखकर वो दोनों तुरंत उठकर खड़े हो गए। अरे मैम, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? विशाल ने हैरानी से मल्लिका की तरफ देखते हुए पूछा। लेकिन अब मल्लिका का चेहरा पूरी तरह से बदल गया है। उसके चेहरे पर दूर दूर तक भी गुस्सा नजर नहीं आ रहा, मगर इसके बावजूद भी उसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ दिव्या पर ही टिकी हुई है। दिव्या की तरफ गुस्से से देखते हुए
उसने विशाल के सवाल का जवाब दिया। मेरे कमरे में आओ विशाल। मल्लिका के अचानक से इस तरह वहां आ जाने की वजह से दिव्या और विशाल काफी ज्यादा हैरान रह गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर मल्लिका के इस बर्ताव की वजह क्या है, मगर फिर भी विशाल ने जवाब दिया, जी मैं अभी आता हूं। इतना कहकर विशाल ने एक नजर दिव्या की तरफ डाली और जैसे ही वो कुछ बोलने वाला होता है तभी मल्लिका ने गरजते हुए कहा, अभी। उसकी ये आवाज सुनकर एक पल को दिव्या और विशाल दोनों कांप गए। विशाल ने आओ देखा ना ताओ और वो सीधा मल्लिका के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। उसने मल्लिका के पास से गुजरते हुए उसके चेहरे की तरफ देखा, जो अब भी गुस्से से सिर्फ दिव्या को ही घूर रहा है। विशाल के लिए उसका ये रूप समझना काफी मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन फिर भी वो इस होटल राजमहल के अंदर मल्लिका की मर्जी से ही है, इसीलिए उसे मल्लिका की कही हुई हर बात माननी ही होगी। अपने मन में कुछ सोचते हुए विशाल वहां से चला गया। विशाल के वहां से जाने के बाद भी मल्लिका की नजरें अब भी दिव्या और उसके हाथ में पकड़े हुए उस लॉकेट पर ही है। हर बीतते हुए पल के साथ मल्लिका का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। वो अभी के अभी दिव्या की जान ले लेना चाहती है, लेकिन इसके लिए उसने और कुछ सोचा हुआ है। ये सोचकर उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो गया और उसके चेहरे पर एक हैवानियत भरी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर दिव्या के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसने घबराकर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और जैसे ही उसके बाद अपना सिर ऊपर उठाया तो देखा कि वहां पर कोई नहीं है। मल्लिका के वहां से धुएं की तरह गायब हो जाने के बाद भी दिव्या के अंदर से दहशत खत्म नहीं हो रही है। वहां चल रही हवा में भी जैसे खौफ बसा हुआ है। दिव्या को ऐसा लग रहा है जैसे मल्लिका अभी भी वहीं कहीं आसपास है। इसके साथ ही दिव्या की आंखों के सामने अब भी अपनी बहन का ही चेहरा आ रहा है। उसका दिल बार बार उसे कोस रहा है कि वो अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर पाई। तभी दिव्या ने उस लॉकेट में अपनी बहन की तस्वीर को देखते हुए कहा, दीदी मैं ये पता करके ही रहूंगी कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तभी किसी के बुरी तरह से रोने की आवाज दिव्या को सुनाई दी और वो बहुत ज्यादा डर गई, लेकिन उसे अपने आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा होता। वो जिस ओर भी देख रही है उसे लग रहा है जैसे ये रोने की आवाज वहीं से आ रही है। घबराते हुए दिव्या ने अपने कानों पर हाथ रख लिया और थोड़ी देर के बाद उसे पूरे होटल राजमहल में अजीब सा सन्नाटा महसूस होने लगा और वो बेसब्री से विशाल का मल्लिका के कमरे से आने का इंतजार करने लगी। वहीं मल्लिका के कमरे में खड़े विशाल को कुछ समझ नहीं आ रहा। मल्लिका अचानक से एक हवा के झोंके की तरह वहां पर आ गई। विशाल ने देखा कि आज भी मल्लिका ने हमेशा की तरह एक वाइट कलर का ट्रांसपेरेंट गाउन पहना हुआ है, जिससे उसका गोरा मखमल सा बदन साफ साफ नजर आ रहा है। उसने बोल्ड रेड कलर की लिपस्टिक लगाई हुई है और उसका स्मोकी आई मेकअप उसे और भी हॉट और ब्यूटीफुल बना रहा है। उसके चेहरे पर एक शरारती और नोटी स्माइल आ गई है। वो एकटक विशाल के चेहरे की तरफ ही देखे जा रही है। विशाल मल्लिका को इस तरह से देखते हुए काफी अनकंफर्टेबल हो गया और उसने तुरंत मल्लिका से नजरें फेरते हुए पूछा, आपने मुझे बुलाया, कोई काम है आपको? मल्लिका ने अपनी उंगलियां उसके होठों पर मसलते हुए और आहें भरते हुए कहा, इन्हीं होठों से तो उस दिव्या के होठों को चूम रहे थे ना, अब इन्हीं होठों से तुम मुझे किस करोगे? इतना कहते ही मल्लिका ने अपने हाथों से विशाल के चेहरे को पकड़ लिया और उसकी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन विशाल ने तुरंत उसका हाथ खुद से दूर झटक दिया और कहा, मैम आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं आपके साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मल्लिका ने विशाल को अपनी ओर खींचा और धक्का देकर उसे बेड पर गिरा दिया। क्यों विशाल, उस रात जब तुम मेरे इतने करीब थे तब तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? विशाल ने वहां से उठते हुए कहा, मैम
मैं मानता हूं उस रात जो भी हुआ वो गलत था। इससे पहले कि विशाल कुछ और कहता, मल्लिका उसके ऊपर बैठ गई और उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी। गलत वो नहीं था जो उस रात हमारे बीच हुआ, गलत वो था जो तुम अभी उस लड़की दिव्या के साथ कर रहे थे। ये सुनते ही विशाल ने मल्लिका को अपने ऊपर से बेड पर बिठाते हुए कहा, देखिए, मैं यहाँ आपके पास नौकरी करता हूँ और मेरी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है या क्या नहीं, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इतना कहकर विशाल दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। अगले ही पल मल्लिका हवा की भी तेजी से बिस्तर से उठकर विशाल के सामने खड़ी हो गई। यह देखकर विशाल भी हैरान रह गया और हक्का बक्का खड़ा मल्लिका को देखता रहा। मल्लिका की आंखों का रंग अचानक से बदल गया और वो गुस्से में बोली, क्या? मुझे कोई मतलब नहीं। विशाल का इस तरह से उसे रिजेक्ट करना मल्लिका को हजम नहीं हुआ और वो काफी ज्यादा नाराज हो गई। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मना कर रहे हो? मुझे? क्या तुम भूल गए वो रात जो तुमने मेरे बिस्तर पर बिताई थी, जब तुम मेरे आगोश में थे, और अब तुम्हें वो सब गलत लग रहा है? उसके इतना कहते ही पूरे होटल राजमहल के अंदर तेज हवाएं चलने लगी और अचानक से मल्लिका के कमरे की सारी लाइट्स एक जोर की आवाज के साथ टूट गई और पूरे कमरे में कांच ही कांच फैल गया। इन सब से डरकर विशाल ने तुरंत अपने हाथों से अपने सर को कवर कर लिया, लेकिन मल्लिका का गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ। अचानक से कमरे की दीवारों से एक साथ कई लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी जो विशाल के कानों को चीरने लगी। मल्लिका के कमरे में रखी हुई हर चीजें जोर जोर से हिलते हुए नीचे जमीन पर गिरने लगी और ये सब देखकर विशाल भी खुद को संभाल नहीं पाया और लड़खड़ाकर नीचे जमीन पर गिर गया। वहीं नीचे रिसेप्शन पर बैठी दिव्या भी होटल में हो रहे इस बदलाव को महसूस कर पा रही होती है। कहीं विशाल किसी मुसीबत में तो नहीं? ये सोचकर दिव्या उसकी मदद के लिए ऊपर की ओर भागने लगती है, लेकिन सामने सीढ़ियों का नजारा देखकर उसके होश फाख्ता हो जाते हैं। सामने 5-7 बुरी तरह से जले हुए लोग खड़े दिव्या को ही घूर रहे होते हैं, जिसे देखकर दिव्या का पूरा शरीर डर के कारण कांपने लगता है। मल्लिका ने विशाल से कहा, देखो विशाल, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहती, इसलिए जैसा मैं चाहती हूँ तुम वैसा करो। मैं चाहती हूँ कि आज की रात तुम मेरे लिए इतनी रंगीन बना दो जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची हो। मगर विशाल ने कुछ सोचते हुए मल्लिका के साथ कुछ भी करने से साफ इनकार कर दिया। देखिए मैम, मैं अच्छे से जानता हूं कि हमारे बीच उस रात क्या हुआ था, लेकिन वो सिर्फ एक गलती थी और कुछ नहीं। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी वही गलती दोबारा दोहराऊं। ये सुनते ही मल्लिका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। विशाल, अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगी। मल्लिका ने गुस्से से गरजते हुए कहा, आप कहना क्या चाहती हैं? विशाल ने काफी हैरानी से डरते हुए मल्लिका की तरफ देखते हुए कहा, आज के बाद तुम दिव्या से कभी नहीं मिलोगे। मैं नहीं चाहती कि तुम उसके नजदीक जाओ। मल्लिका की बात सुनकर विशाल के होश उड़ गए। उसे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मल्लिका ये किस तरह की बात कर रही है। ये आप क्या कह रही हैं? और आप होती कौन है मुझसे ये कहने वाली? तुम मेरे गुलाम हो और मैं हूँ तुम्हारी मालकिन, और मैं नहीं चाहती कि तुम आज के बाद दिव्या के करीब जाओ। तुम उससे दूरी बनाओगे और कभी उसके करीब जाने की कोशिश नहीं करोगे। माफ कीजिए मैम, मैं आपके इस होटल राजमहल में नौकरी करता हूँ, आपका गुलाम नहीं हूँ। आप मेरी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी मत कीजिए। विशाल अपनी बात पर टिका हुआ है। नीचे मौजूद दिव्या के कदम वहीं रुक गए हैं जहां वो खड़ी है, क्योंकि सामने से आती वो आत्माएं धीमे धीमे कदमों से उसकी ओर बढ़ती जा रही हैं। उनके पूरे शरीर जले हुए हैं, जगह जगह से खून रिस रहा है
और वो गुस्से से दिव्या को घूर रहे हैं, जैसे उसे खत्म कर देंगे। दिव्या बुरी तरह से कांपने लगती है। वहीं ऊपर मल्लिका के कमरे में मल्लिका ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तो तुम मेरी बात नहीं मानोगे? हाँ, नहीं मानोगे मेरी बात? इतना कहते ही मल्लिका के लंबे लंबे बाल तेज हवाओं के साथ उड़ने लगे और धीरे धीरे करके उसकी आंखें गुस्से से लाल होने लगी। तभी अचानक से धाड़ की आवाज के साथ विशाल के पीछे की दीवार से 2 हाथ बाहर निकल आते हैं और वो कसकर विशाल का गला पकड़ लेते हैं। विशाल दर्द और घबराहट से छटपटाने लगा और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, मगर उन हाथों की पकड़ उसके गले पर कसती जा रही है। उसने अपने दोनों हाथों को मल्लिका की तरफ आगे बढ़ाते हुए काफी मुश्किल से कहा, छोड़ो, छोड़ो मुझे। उसे ऐसा लग रहा है जैसे आज उसका दम घुट जाएगा और वो यहीं इस दीवार के सहारे लटक कर अपनी जान गंवा बैठेगा। नीचे वो आत्माएं दिव्या के बेहद करीब बढ़ गई हैं और उन्होंने दिव्या को हवा में उठाकर दूर दीवार पर दे मारा। दिव्या नीचे जमीन पर गिरकर दर्द में तड़पने लगती है। उधर मल्लिका गुस्से से विशाल को घूरती जा रही है और देखते ही देखते उसके चेहरे पर एक हैवानियत भरी मुस्कान आ जाती है। ऐसा लग रहा है जैसे उसे विशाल की ये हालत देखकर बहुत मजा आ रहा हो। विशाल दर्द में तड़पता जा रहा है, उसका दम घुटने लगा है, उसके चेहरे का रंग लाल हो चुका है और वो पंख कटे पक्षी की तरह बुरी तरह से तड़प रहा है। अगले ही पल मल्लिका ने एक नजर उन हाथों पर डाली और उन्होंने अपने आप एक झटके के साथ विशाल को नीचे जमीन पर पटक दिया। देखते ही देखते वो हाथ जिस दीवार से बाहर आए थे उसी दीवार से अंदर चले गए। विशाल अपने घुटनों पर बैठकर अपने हाथों से अपनी गर्दन को सहलाने लगा और जोर जोर से खांसने लगा। उसे अब भी ऐसा लग रहा है जैसे उसे सांस ना आ रही हो और वो अपने सीने पर हाथ रखकर लंबी लंबी सांसें लेने की कोशिश कर रहा है। अगर तुम दिव्या को नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। ये मत भूलो विशाल कि ये होटल राजमहल मेरा है, मल्लिका शेखावत का। अगर तुम इस वक्त यहाँ पर खड़े होकर सांसें ले रहे हो तो वो भी सिर्फ मेरी वजह से। तुम्हारी जिंदगी तुम्हें मुझसे मिली हुई एक भीख है और कुछ नहीं। मैं चाहूँ तो तुम्हें सांस लेने तक का मौका ना दूं और उससे पहले ही तुम्हारी जान ले सकती हूँ। मल्लिका ने गुस्से से गरजते हुए विशाल की तरफ देखा और कहा। इस वक्त उसकी आंखों से आग बरस रही है जो किसी भी वक्त विशाल को जलाकर राख कर देगी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी जान लेने से भी पीछे नहीं हटूंगी। मल्लिका ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। तो क्या करेगा विशाल? क्या वो मल्लिका के आगे अपने घुटने टेक देगा या करेगा मल्लिका से बगावत? विशाल और दिव्या के साथ अब आगे मल्लिका क्या करेगी?